चलो, कुछ छोटी छोटी चीजें और है इसमें जिसका कोई बहुत ज्यादा ये नहीं, बट फिर भी चले। एक कहीं कहीं देखोगे, मोस्टली कॉलेज के बुक में, टेक्स्ट बुक ये सब में मिलता है। प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत ज्यादा मैंने इसका यूज नहीं देखा है। बिना इसके भी सॉल्व कर सकते हैं, अदर हम लोग करते ही हैं। बट आपको कहीं कहीं मिला होगा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस जैसे देखे थे, वैसे ही बैटरीज दैट इज सेल्स, ये भी आपस में कनेक्टेड होते हैं। इसमें भी इस ग्रुपिंग को तीन पार्ट में हम लोग देखते हैं, एक सीरीज ग्रुपिंग, एक पैरेलल ग्रुपिंग, एक मिक्स्ड ग्रुपिंग। सबसे पहले सीरीज ग्रुपिंग, बहुत सिंपल कहानी है। ऐसे समझिए कि अगर दो से ज्यादा बैटरी कुछ इस तरह से कनेक्टेड हो, करने का ऐसा, इसमें क्या है कि हर बैटरी का ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। तो ये एन आइडेंटिकल बैटरी है ना। इस सबको कंबाइन करेंगे तो जो नया बैटरी बना, ये नया बैटरी है, इक्विवेलेंट में है ऐसा। यस सर। तो ये जो नया बैटरी बना, उस नए बैटरी का इक्विवेलेंट ईएमएफ एन टाइम्स ई के बराबर होगा और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस एन टाइम्स आर के बराबर होगा। करंट इन द सर्किट अगर देखोगे तो कितना हो जाएगा, एन ई अपॉन आर प्लस एन आर। अब आप सोचोगे ये तो आइडेंटिकल है ना। अगर ये आइडेंटिकल नहीं रहे तो क्या होगा। आइडेंटिकल वाला इसलिए लिख दिया हूं क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे आइडेंटिकल वाले आपको मतलब डील करना पड़े, वो दिख जाते हैं। तो अगर ये आइडेंटिकल नहीं है तो उस केस में हम लोग इसका इक्विवेलेंट बैटरी कैसे निकालेंगे वो देखें। अब ऐसे सोचते हैं कि अगर कॉमन सेंस है, इसमें कोई नई चीज नहीं है, इसी डायग्राम को अगर ये आइडेंटिकल नहीं है मतलब ये E1 है, ये R1 है, ये E2 है, ये R2 है, ये EN है, ये RN है। तो अब जो इक्विवेलेंट बनेगा, उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 सो ऑन सो फोर्थ प्लस EN। और जो R इक्विवेलेंट होगा वो हो जाएगा R1 प्लस R2 सो ऑन सो फोर्थ प्लस RN। कॉमन सेंस दिख रहा है, लूप रूल से ऐसे भी यही आएगा। यस सर। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
ठीक है, तो सीरीज ग्रुपिंग में आइडेंटिकल रहे या नॉन आइडेंटिकल रहे, दोनों समझ में आ गया। दोनों समझ आ गया। बोल भाई। Yes. आइडेंटिकल सेल्स के केस में और ये नॉन आइडेंटिकल सेल्स के केस में। सर किसी एक बैटरी को अगर उल्टा लगा दिया मतलब नेगेटिव हुआ तो माइनस हो जाएगा, वो ग्रुपिंग नहीं हो, वो सीरीज में नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर यूज कैसे E2 का मान लो पॉजिटिव वाला राइट साइड में, नेगेटिव वाला लेफ्ट साइड में, तो -E2 लिख देंगे। आर में फर्क नहीं पड़ेगा, ई में -E2 लिख देंगे। ठीक है। यस यस सर। तो यही मैं लिखने वाला था। इफ, बट उसको सीरीज में बोलेंगे नहीं, ठीक है, सीरीज इसी को बोलते हैं। इफ पोलैरिटी ऑफ अ सेल connected in series is reversed, then its EMF will be taken as negative. However, its internal resistance will still be taken same, है ना। यस कॉमन सेंस है ये। कोई दिक्कत? नो सर। पहले इसको कॉपी करो जल्दी से।
हो गया, यस सर। आगे बढ़े। नोट पार्ट पेंट हो गया। अब पैरेलल ग्रुपिंग, इसमें भी दो पार्ट। पहला आइडेंटिकल सेल, आइडेंटिकल सेल्स का मतलब हुआ पैरेलल ग्रुपिंग में ये सबका पॉजिटिव टर्मिनल एक साथ है ना, सबका पॉजिटिव टर्मिनल एक साथ कनेक्टेड है और नेगेटिव टर्मिनल एक साथ कनेक्ट है इंटरनल रेजिस्टेंस के बाद। तो इसमें जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा उसमें कोई चेंज नहीं, ई के बराबर ही होगा, बट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो, अच्छा ये तो मतलब चलो ऐसा है तो लिख देता हूँ सीधे, जनरल वाले में लिख दूंगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो R अपॉन N होगा। यही अगर नॉन आइडेंटिकल रहे, मतलब सारी वैल्यू जब इक्वल नहीं है, तो सारी वैल्यू जब इक्वल नहीं है तो उस केस में ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट क्या होगा वो देखो। मतलब इसमें क्या है कि नया दोबारा डायग्राम बनाओ या क्या करो, चलो अलग कर देता हूं। अगर नॉन आइडेंटिकल है इसी को ठीक करो, जो कि चांसेस रेयर है पूछने के, लोगों को उतने की जरूरत पड़ेगी नहीं, बट फिर भी ये अगर नॉन आइडेंटिकल है
नॉन आइडेंटिकल मतलब ये E1, E2, E3, R1, R2, R3 so on so forth। तो इस केस में मिलेगा व्हाइटनर। ठीक है, देखते हैं। तो अगर ये ऐसा है, मैं कर दूंगा थोड़ी देर में। तो इस केस में ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इस केस में जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा, ये इक्विवेलेंट ईएमएफ आपका होगा E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 so on so forth, En upon Rn divided by 1 by R1 plus 1 by R2 ऐसा 1 by R1 plus 1 by R2 so on so forth 1 by Rn। ये E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होगा। इसलिए मैंने कहा नॉन आइडेंटिकल आप लोगों को चांसेस कम है कि पूछेगा, और जो R इक्विवेलेंट है इस केस में 1 by R इक्विवेलेंट करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला होगा 1 upon R equivalent is 1 by R1 plus 1 by R2 so on so forth 1 by Rn। तो इसी में R1 R2 सबको इक्वल कर दोगे, E1 E2 सबको, तो फर्स्ट केस जो नॉन आइडेंटिकल वाला था वो फॉर्मूला आ जाएगा, है ना। ठीक ही ऐसे ही कॉम्बिनेशन में किसी E की पोलैरिटी उल्टा दिखे तो E को माइनस E कर दो, R में कोई चेंज नहीं, वही कहानी है। आया समझ में? यस सर। एक दो क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा, कॉपी कर लो इसको। कॉपी कर लीजिए।
हो गया। यस सर। आगे बढ़े। बोलो, सबका हो गया। चलो ये दोनों क्वेश्चन करो। दिख रहा है? यस सर। जल्दी से ये दोनों बताइए।
बोलो, आया आंसर? बोलो। ट्राई कर रहे थे। जल्दी जल्दी। सर बोलो। सर मुझे 4 आ रहा है। अभी देख लेते हैं।
अगर देखोगे ध्यान से इसमें, तो पॉजिटिव नेगेटिव अगर देखोगे, इसमें कुछ सीरीज पैरेलल दिख रहा है इसमें? मुझे नहीं दिख रहा है। मैंने वो 0 अज्यूम करके किया। हाँ, वैसे भी कर सकते हैं, मैं आपको 50 तरीका बता सकता हूँ। अभी अब जैसे मैंने क्या कहा कि सीरीज पैरेलल, वैसे इंजीनियरिंग में हम लोग किसी को पढ़ाते नहीं है, मेडिकल वाले लोगों को थोड़ा बहुत फॉर्मूला बेस्ड रहता है, इसीलिए। तो सीरीज पैरेलल के हिसाब से देखो, तो अगर हम इसको इसको पहले तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, 4 + 1 5 + 2 7 + 3 10, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 10 हो गया, हाँ या ना? यस। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया, तो 2 + 1 3 + 1 4 + 1 5 ओम हो गया। इसका मतलब सारा सीरीज में है क्या? टोटल ईएमएफ कितना हो गया, देखो अगर ऐसे करें तो ये +40 -15 +20, आ रही है बात समझ में, -10। अभी बताया था ईएमएफ का साइन केवल चेंज होगा, रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस सर। तो और भी मेथड बताऊंगा, 2-3 मेथड से बताता हूँ। तो ये हुआ, तो ये मेरा कितना हो गया, 40 + 20 60, 60 - 25 कितना होगा, 35। 35. 35। अच्छा, तो करंट क्या हो जाएगा, E/R + R, यही होगा ना? तो 35/10 + 5 होगा, यस। तो 35/15 7/3 एम्पियर, ये हमारा आंसर होगा। आया समझ में? यस। अच्छा, अब ये जो 7/3 एम्पियर आपको आंसर आया है, यहाँ पर मैंने क्या लगाया, बैटरी का सीरीज पैरेलल लगा के दिखाया, ठीक है। दूसरा तरीका, अगर हम ये नहीं करते, दो तीन मेथड बताता हूँ, कम से कम 3 मेथड। मेथड 2, मेथड 1 क्या हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स वाला मेथड हो गया, है ना? इसको बोल दो, मेथड 2 को लूप रूल बोल दो। लूप रूल वाला मेथड देखो, डायग्राम खाली ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि ड्रॉ करने में टाइम लगेगा, कौन अपना करेगा। ध्यान से देखना सब, ये जो बैटरी का 2 ओम है, इसको मैं यहाँ बना दिया 2 ओम,
ये बैटरी का जो 1 ओम है इसको मैंने यहाँ पर 1 ओम बना दिया, ये बैटरी का 1 ओम है इसको मैंने यहाँ पर 1 ओम बना दिया, ये बैटरी का 1 ओम है इसको मैंने यहाँ पर 1 ओम बना दिया। ठीक है ना? यस सर। अब लूप रूल, मान लो सर्किट में आई करंट जा रहा है, तो यहां से स्टार्ट करते हैं और ये वाला लूप लेते हैं। तो यहां से इस पॉइंट से अगर स्टार्ट करेंगे तो 40 माइनस आई माइनस 4i माइनस 15 माइनस आई माइनस 3i प्लस 20 माइनस आई माइनस 10 माइनस 2i माइनस 2i, दिस इज इक्वल टू 0। ये लूप समझ आया? यस सर। ये लूप का इक्वेशन सबको समझ आया? यस सर। तो इस लूप से भी करोगे तो देखो वही आंसर आएगा। तो इस लूप से आप करने जाएंगे तो देखिए ये कितना आया, 40 माइनस 15 प्लस 20 माइनस 10, ये वही 35 आ जाएगा, आएगा 4 1 5 1 6 3 9 10 11 11 और 4 15। सो आई आ गया 35 अपॉन 15, 7/3 एम्पियर। यस सर। पॉइंट पोटेंशियल मेथड से करना चाहते हो वैसे भी होगा। ठीक है, कर दूं वैसे या दो मेथड काफी है? कॉपी कर, सेकेंड वाला किया क्या? नहीं सर, अभी तक नहीं। क्या हुआ? नहीं मतलब स्टार्ट कर दिया, खत्म हो गया। जल्दी करो। उसको भी बैटरी वाले मेथड से भी कर सकते हैं, दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, दोनों मेथड से होगा। सीरीज आई मीन ग्रुपिंग ऑफ सेल्स भी कर सकते हैं, नहीं तो लूप रूल भी कर सकते हैं। कोशिश कीजिए।
डन सर। हो गया? बोलिए क्या आंसर आया? सर मुझे 3 वोल्ट और 2 ओम आ रहा है। अभी देखते हैं। देखो, ध्यान से देखो, ये दोनों पैरेलल में समझ आ रहा है? यस सर। तो ये दोनों जो पैरेलल में है उसका ई क्या होगा? तो E1/R1 है ना, प्लस E2/R2। तो सर E1, अपोजिंग है। हाँ हाँ ठीक है, तो E1/R1 में अगर मैं इस डायरेक्शन वाले को पॉजिटिव लेता हूं तो ये मेरा प्लस, नहीं दो ऐसा है, तो इसको प्लस ले लेता हूं इस डायरेक्शन वाले को, और इसको माइनस कर देता हूं, इसको माइनस वाला साइन लेता हूं। तो E1/R1 दैट इज -10/2 प्लस 4/2 अपॉन 1/2 प्लस 1/2, यही होगा। यस सर। तो ये कितना आएगा? -3 आएगा। यस सर। -3 वोल्ट। और इसका R इक्विवेलेंट कितना आएगा? 1। 1 आएगा। तो अब देखिए, यानी कि ये वाला सर्किट को अब मैं ऐसा लिखूंगा, ये माइनस में आया है तो इसकी पोलैरिटी ऐसी होगी। अब ये सर्किट ऐसा हो गया, 6 वोल्ट, 3 वोल्ट, 1 ओम, 1 ओम, ऐसा हो गया। यस। क्या निकालना है हमें? सिंगल बैटरी, ठीक है। अब ये दोनों सीरीज में हो गया, तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? E1 प्लस E2, तो 6 माइनस 3 दैट इज 3 वोल्ट। और इसका R क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 दैट इज 2 ओम। ये आंसर होगा। यही आया था? यस सर। वेरी गुड। आगे बढ़ो। आगे बढ़े, बोलिए। यस यस सर। चलो, अब एक आगे नए कॉन्सेप्ट पे आते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर। वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में देखे होगे, कोई भी पावर क्या होता है? रेट ऑफ वर्क डन, है ना। यस। तो कोई भी पावर रेट ऑफ वर्क डन होता है, तो पावर P इज इक्वल टू dW/dt। सो d/dt, इलेक्ट्रिसिटी में वर्क डन को क्या लिखेंगे? चार्ज Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस V, यही लिखेंगे। तो ये हो जाएगा V इंटू dQ/dt। dQ/dt इज नथिंग बट I, सो V इंटू I, ये हो गया पावर। तो कोई बैटरी अगर V वोल्ट का है और उससे I करंट फ्लो हो रहा है, तो उसका पावर V इंटू I होगा। तो वह बैटरी के लिए आई बात समझ में। यस वैसे सर।
किसी भी रेजिस्टेंस से अगर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में V को IR लिख देंगे, पावर कंज्यूम्ड बाय रेजिस्टर। जैसे इसको हम लोग बोलते हैं, इसको मान लो जो भी नाम देना है, मोस्टली इसको वर्क डन बाय बैटरी भी कह सकते हैं। इसी बात को कहने का ये भी तरीका है कि ये कोई रेजिस्टेंस R है, इसमें से करंट I फ्लो हो रहा है, तो पावर P विच इज V इंटू I, तो V को IR लिख देंगे, तो ये I स्क्वायर R हो जाएगा, या I को V बाई R लिख देंगे तो V स्क्वायर अपॉन R हो जाएगा। समझ रहे हो? यस सर। तो इन दोनों को कंबाइन टुगेदर, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला डिपेंड करता है कि कौन सा यूज करना है। इसको हम लोग पावर कंज्यूम्ड बाय रेजिस्टर बोलेंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस जो पावर कंज्यूम करेगा वो क्या करेगा, तो हीटर कॉइल है तो हीट डेवलप करेगा, बल्ब है तो लाइट एनर्जी देगा। समझ रहे हो ना? यस सर। सारे पावर का यूनिट क्या होगा, वॉट होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर। सर वो ऊपर जो आपने P इक्वल्स टू VI लिखा है, वो वर्क डन बाय बैटरी पर यूनिट टाइम वाला होगा ना? वर्क डन पर यूनिट टाइम वही पावर होता है ना। यस सर, यस सर। चलो कॉपी कर लो। बैटरी है तो राइट सर। बैटरी है, कोई भी वर्क कर रहा है, रेट ऑफ वर्क डन ही पावर होता है। यस हो गया ये? यस सर। आगे सर। बढ़। एक मिनट। डन सर। अब जैसे किसी बल्ब में देखते हो लिखा रहता है, जस्ट आपको समझाने के लिए, कोई थ्योरी नहीं है। किसी बल्ब, हीटर या किसी इंस्ट्रूमेंट में मान लो सपोज, बल्ब में देखा है ना, ऐसा लिखा रहता है 60 वाट का बल्ब है, ऐसा कुछ। तो किसी बल्ब में मान लो लिखा हुआ है 60 वाट एंड 200 वोल्ट। तो ये अगर लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है कि अगर इसको 200 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिला तो 60 वॉट मतलब 60 जूल पर सेकेंड एनर्जी रेडिएट करेगा। यही मतलब हुआ। यस सर। If 200 volt of potential difference is across the bulb, then it will consume
60 जूल पर सेकेंड, यही मतलब हुआ। लेकिन कोई जरूरी नहीं है 200 वोल्ट मिले, कितना भी मिल सकता है ना। यस सर। तो अगर ये दो डेटा मुझे मालूम है, इसका मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं कि 60 is equal to V square, that is 200 square upon R। तो यहां से ये बल्ब का रेजिस्टेंस मुझे मिल जाएगा, मिलेगा ऐसा। यस सर। अच्छा, बल्ब हो, हीटर हो, कुछ भी हो। अब मुझे बल्ब का रेजिस्टेंस अगर मिल गया एक बार, तो एक्चुअल पावर कंज्यूम कितना होगा डिपेंड करता है उसको सप्लाई कितना मिला है ना। तो बल्ब में कितना करंट जा रहा है इनटू बल्ब का रेजिस्टेंस, इससे मुझे एक्चुअल सप्लाई मिल जाएगा। अगर 200 ही जा रहा है फिर तो 60 वॉट होगा। अगर उससे कम या ज्यादा मिला तो बल्ब का रेजिस्टेंस जैसे ही मैंने कैलकुलेट कर लिया, सर्किट में करंट मिल जाएगा, तो एक्चुअल पावर कितना जा रहा है वो मिल जाएगा। समझ आया। हाँ किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पर उसका जो पावर रेटिंग रहता है उससे क्या क्या निकाल सकते हैं, कॉपी कर लीजिए, फिर इसको प्रॉब्लम में कैसे यूज करते हैं देखते हैं। सर अगर वोल्टेज अगर हमने ज्यादा दिया तो भी सेम रूल लगता है? नहीं, तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में कैसा रहेगा, ये फ्यूज कर जाएगा। अगर किसी की रेटिंग है 220 वोल्ट, ठीक है, और उसको उससे ज्यादा वोल्टेज मिल गया, तो वो बल्ब खराब हो जाएगा। ठीक है, ब्रेकडाउन। यस सर। आगे बढ़े, यस सर। लिख लिया सबने। यस सर। अब इसको यूज करो। ये दोनों क्वेश्चन कीजिए, दिख रहा है सबको। यस।
बोलो, आया आंसर? फर्स्ट का आ गया था, सेकंड कर रहे हैं। फर्स्ट का आया, सेकंड करो। हो गया? यस सर। दोनों हुआ? तो हाँ सेकंड सर। वाले में मतलब आंसर लग रहा है लेकिन कंफ्यूजन है कि क्या सही है। देखते हैं क्या करते। फर्स्ट, रेजिस्टेंस इन फिलामेंट अभी बताया था, है ना? पार क्या होता है? वी स्क्वायर बाई आर। तो आर क्या होगा? वी स्क्वायर बाय पी। मतलब 220 का स्क्वायर अपॉन 100 कितना होगा? फटाक से बता दो। 480। 484। 484 ओम। ये फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकेंड, करंट थ्रू फिलामेंट पूछा है, तो पावर इज वी इंटू आई, है ना? यस सर। यस सर। So 100 is 220 into I, तो I कितना हो गया? 0.454। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। If the bulb operate at 110 volt, तो पावर कितना होगा? तो पावर क्या होगा मेरा? आई स्क्वायर आर, या आई को वी बाई आर लिख देंगे तो वी स्क्वायर बाई आर, तो 110 मिल रहा है। और रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर रखा है 484, है ना? यस। कितना आएगा? So 25 watt. 25 वॉट। ठीक है।
ऐसे भी कह सकते थे कि पावर P इज V स्क्वायर बाई R, तो पावर V स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है ना। यस सर। रेजिस्टेंस तो बल्ब का थोड़ा ना चेंज होगा, पावर V स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। तो देखो पोटेंशियल आधा हो गया तो पावर 1/4 हो जाएगा। यस सर। तो 100 का 1/4 25। सो फर्स्ट में कोई दिक्कत शायद किसी को नहीं होनी चाहिए। नो सर। सेकेंड देखो, in the following figure grade the bulb in order of their brightness। तो ये एक्चुअल में क्या देखने में ऐसा लगता है, बट ये तो 3 सीरीज में है ना, ये तीनों सीरीज में है, यस यस तीनों में सेम करंट जाएगा जाएगा। Yes, sir. और पावर I स्क्वायर R होगा। I तीनों के लिए कॉमन है, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका ब्राइटनेस ज्यादा होगा। यस सर। ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस R1 कितना होगा, 220 स्क्वायर अपॉन 100। 484। तो 484 होगा। इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, 968. 968। तो इसका रेजिस्टेंस मैंने नहीं कैलकुलेट किया, आप लोग बोल रहे हो मान लेता हूँ, 220 स्क्वायर अपॉन 50। तो ऐसे भी डबल होगा इसका, है ना। यस सर। अच्छा, और इसका कितना होगा, 2420। 220 स्क्वायर अपॉन 20। तो इसका 5 टाइम्स कितना होगा, 2420। 2420 ओम। तो इस केस में तीनों को वोल्टेज अलग अलग मिल रहा है, ठीक है, लेकिन करंट तीनों में कॉमन जा रहा है। तो जिसका R ज्यादा होगा उसका ब्राइटनेस ज्यादा होगा, मतलब B3 इज ग्रेटर देन B2 इज ग्रेटर देन B1। दिख रहा है, Yes, यस sir. because P is proportional to R if I is constant। समझ आया, यस सर। आगे बढ़ो। सर यही Yes, अगर sir. पैरेलल में होता करते हैं ना, सब दिखाता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पैरेलल कर देता हूं। यहां तक हो गया। Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन दो। ये देखो, लो, ग्रेड देम इन ऑर्डर ऑफ देयर ब्राइटनेस। दिख रहा है, यस सर। कोशिश कीजिए।
हो गया? यस सर। क्या आंसर आया? सर मुझे मतलब ऐसा आ रहा है कि 3 ग्रेटर देन 1 और 2, लेकिन 1 और 2 सेम होना चाहिए। ये आइडेंटिकल बल्ब है तो सबका आर सेम होगा, है ना? बोलो। यस सर। Yes, sir. ये आर, ये आर, ये आर, कॉमन सेंस है। देखो यहां से करंट निकला, रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करो, तो कुछ इस पार्ट में गया और कुछ इस पार्ट में गया, तो ये दोनों सीरीज में 2R हो जाएगा। बोलो। यस सर। और ये R, मतलब इसमें करंट अगर आई गया तो इसमें 2I जाएगा। यस सर। ये बात सबको समझ आ रही है? तो बल्ब 1 का पावर हो जाएगा I² R, बल्ब 2 का पावर भी हो जाएगा I² R, बट यस बल्ब 3 का पावर हो जाएगा 2I का स्क्वायर इंटू R। कंपेयर करने के लिए वैल्यू तो निकालना नहीं है मुझे। सो P1 इज इक्वल टू P2 and P3 is 4 times P1। होगा ऐसा? यस सर। कोई डाउट किसी को? आगे बढ़े? Yes, यस। sir. एक और, क्योंकि ये क्या है कि आप लोगों के मैंने इसका करंट इलेक्ट्रिसिटी का आप लोगों को दिया है कि नहीं, मेडिकल वाला असाइनमेंट? नहीं सर। नहीं दिया है। अच्छा तो दूंगा। दो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट बाकी है, उसके बाद मैं दे दूंगा। चलो नेक्स्ट, मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड थ्योरम। फिर पावर की कहानी भी खत्म। मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड थ्योरम, कोई थ्योरम वेरम नहीं है, कॉमन सेंस है वैसे, बट ठीक है चलो। ऐसे समझिए, किसी भी सर्किट में ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, जितना जो कुछ भी है सब मिलाकर ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, और जो कुछ जितना है सब मिला के ये वो समझ लो इक्विवेलेंट बैटरी है, ऐसा। ठीक है? इस बैटरी का ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। तो क्या है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? जितना लोड है, टीवी फ्रिज घर में दुनिया जहान सबकी वायरिंग करनी है, तो कुछ कैसे करें कि हमें पावर मैक्सिमम मिले, या कुछ मतलब, क्योंकि सबको सीरीज में लगाते जाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो खैर वो जो भी हो, ओवरऑल ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है, RL कह दो, और ये ओवरऑल बैटरी है। अब देखो, अगर इसमें से हम लोग करंट देखें तो कॉमन सेंस है, करंट की वैल्यू हो जाएगी E/R+R। बोलो। यस सर। अच्छा, तो पावर एब्जॉर्ब्ड बाय लोड रेजिस्टर कितना होगा? पावर एब्जॉर्ब्ड बाय लोड रेजिस्टर, ये I² R हो जाएगा, दैट इज E/R+R का होल स्क्वायर
इंटू आर, ऐसा हो जाएगा, होगा? बोलेगा भाई? यस सर। तो ये ऐसा कुछ हो गया। अब अगर P को मैक्सिमम होना है तो dP/dr इसको 0 के बराबर होना चाहिए, है ना? अब आप लोगों को कितना याद है डिफरेंशिएशन मुझे नहीं पता, याद है? यस सर। तो नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दो तो r प्लस आर का होल 4 हो गया। ऊपर में e स्क्वायर को तो बाहर रखो, कांस्टेंट ही है। ऊपर में डिनोमिनेटर को रखो, दैट इज r प्लस आर का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो, दैट इज 1। अगली बार न्यूमरेटर को बाहर रखो, इसको डिफरेंशिएट करो तो 2 टाइम्स r प्लस आर और r का 1, समझ रहे हो ना? यस सर। सो दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो ये कांस्टेंट नीचे होल स्क्वायर, फाइनली कुछ ऐसा होगा, r प्लस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स कैपिटल R इंटू r प्लस आर, होगा? बोलो। तो यहाँ से दिख रहा है r प्लस आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स कैपिटल R। सो कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r। ये थ्योरम है कि अगर लोड रेजिस्टेंस, टोटल लोड रेजिस्टेंस को हम बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर करते हैं तो उस केस में बैटरी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हम ले सकते हैं, या हम ऐसे कहें कि मैक्सिमम पावर डिलीवर हो सकता है। ठीक है? यस सर। क्लियर है? तो यस। और ओवरऑल रेजिस्टेंस को हम लोग चेंज कर ही सकते हैं ना, सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग ग्रुपिंग करके। तो जहां भी डीसी सर्किट है उस डीसी सर्किट में सर्किट ऐसा बनाया जाए कि लोड रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आई मीन सॉरी, बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस के जितना आसपास हो उतना ज्यादा बेटर यूटिलाइजेशन है, और एग्जैक्टली बराबर हो जाए तब तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है। आया समझ में? यस सर। तो इसको बोलते हैं मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड थ्योरम। हेंस power delivered will be maximum when load resistance equals to internal resistance of the circuit। ठीक है? कॉपी कर लेते हैं। आया समझ में? नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, वोल्ट मीटर, एमीटर, पोटेंशियोमीटर एंड मीटर ब्रिज। फिर ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। चलिए कॉपी कर लीजिए, जिसका जिसका कॉपी हो जाए लीव कर सकते हैं।
सर आपने बोला था आपको याद दिलाने का कि कुछ क्या क्या बोला था बेटा? आपने बोला था याद दिलाने का कि आरसी और एलसी का कुछ करना था। हाँ, आरसी सर्किट, हाँ हाँ, ठीक है, वो भी बचा है, वो भी एक और बच गया। रजिस्टर आरसी सर्किट, मतलब एक बार मैं देखूं मेडिकल को कितना पूछता है, क्योंकि उसमें इंटीग्रेशन बहुत रहता है। बट ठीक है, एक बार उसको डिराइव करके जो मेन रिजल्ट है वो याद करवा दूंगा मैं। आरसी सर्किट तो चलो एक और लेक्चर लगेगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, पर चांसेस कम है कि मेडिकल में पूछे। चलो जिसका जिसका लिखा हो जाए लिख कर जाना, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ।